नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत की थी। यह दूसरी क्लास है। यहाँ मैं बात करूंगा प्रमुख आलोचकों के प्रिय कवि। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, इनका जो प्रिय कवि था वो तुलसीदास थे। रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि तुलसीदास थे और निराला के भी प्रिय कवि तुलसीदास जी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका प्रिय कवि था कबीरदास। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास की जो प्रशंसा करनी चाहिए वो नहीं की, मतलब एक तरह से उनकी अवहेलना की, उनको अलग रखा, जिसकी वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को अपने काव्य में स्थान दिया और कबीर पर एक ग्रंथ भी लिख डाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो कबीरदास जी को स्थान मिलना चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास में वो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने कबीर नामक ग्रंथ लिखकर कबीरदास की बुरी बुरी प्रशंसा भी अपने ग्रंथ में की है। रामचंद्र शुक्ल ने जहां तुलसीदास पर कम से कम 10 पेज अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिख डाले थे, वहीं कबीर के ऊपर नाम मात्र का ही वर्णन उनका मिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के प्रिय कवि कबीरदास थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह दोनों के प्रिय कवि कौन थे? कबीरदास थे। निराला के प्रिय कवि मैंने पहले बताया आपको तुलसीदास जी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद है। नंद दुलारे वाज, यहां से आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ज से जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे ल से तुलसी, यहाँ पे शुक्ल ल से तुलसी। ठीक है, इसी प्रकार द्विवेदी कबीर और बच्चन कबीर, इस प्रकार से आप याद इनको रख सकते हैं। रामविलास शर्मा के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रामविलास शर्मा के प्रिय कवि कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नामवर सिंह के प्रिय जो कवि थे वो थे मुक्तिबोध। नामवर सिंह का प्रिय कवि मुक्तिबोध थे। पदम सिंह शर्मा के प्रिय कवि बिहारी थे और पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसे को शक्कर की रोटी कहा है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसे को शक्कर की रोटी कहा है। पदम सिंह शर्मा ये तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक हैं। तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक कौन है? पदम सिंह शर्मा। ठीक है, तो यह प्रश्न स्कूल लेक्चरर 2013 की परीक्षा में पूछा भी गया था कि तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक कौन है। तो तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक जो है वो पदम सिंह शर्मा है। इन्होंने इनका प्रिय कवि बिहारी है और बिहारी सत्से को इन्होंने शक्कर की रोटी भी कहा है। अब मैं आगे एक और आलोचक हैं रामविलास शर्मा, उनके बारे में बात करता हूं। रामविलास शर्मा जो कि मार्क्सवादी आलोचक कहलाते हैं। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक कहलाते हैं और ये प्रगतिवादी आलोचक भी कहलाते हैं। इन प्रगतिवादी आलोचकों में अगर पूछे तो रामविलास शर्मा है, मार्क्सवादी आलोचक अगर पूछे तो वो रामविलास शर्मा है। साथियों, आपको पता ही है कि प्रगतिवाद जो है वो मार्क्सवाद से प्रभावित है, इसलिए उसके जो आलोचक हैं वो भी मार्क्सवाद से प्रभावित ही होंगे। रामविलास शर्मा ने नाटककारों में सर्वाधिक महत्व भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया है। इस लाइन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। नाटककारों में सर्वाधिक महत्व भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया है। जो सर्वाधिक महत्व जो नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया है, परंतु अगर सब सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी साहित्य में नाटककारों में सर्वाधिक महत्व किसको मिलता है, ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यानी हिंदी साहित्य में नाटककारों में सर्वाधिक महत्व किसे मिला है तो वह है जयशंकर प्रसाद। अगर ये पूछे कि रामविलास शर्मा ने नाटककारों में सर्वाधिक महत्व किसको दिया है तो उसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है साथियों, उसके बाद कथाकार। रामविलास शर्मा ने कथाकार में किसको महत्व दिया है तो कथाकार में जो महत्व दिया है वो दिया है प्रेमचंद को। किसको दिया है? प्रेमचंद को। यानी रामविलास शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ कथाकार प्रेमचंद को माना है, सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है और सर्वश्रेष्ठ आलोचक जो है वो माना है रामचंद्र शुक्ल को।
रामविलास शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है, कथाकार प्रेमचंद को माना है और आलोचक जो है वो रामचंद्र शुक्ल को माना है। ठीक है, यह तो सर्वमान्य मत है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ही सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं। रामविलास शर्मा ने एक और बड़ी बात कह दी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रेमचंद को बड़ा उपन्यासकार माना है और फिर कहानीकार माना है। यानी प्रेमचंद जो है वो उपन्यासकार पहले हैं और कहानीकार क्या है? बाद में है। ठीक है, यानी पहले उपन्यासकार माने जाते हैं और फिर कहानीकार माने जाते हैं। ये रामविलास शर्मा का तर्क है। परंतु इसी बात को प्रोफेसर वीर भारत तलवार जो कि प्रोफेसर हैं, इन्होंने कहा कि प्रेमचंद को पहले कहानीकार और फिर उपन्यासकार कहना उपयुक्त रहेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, पहले प्रेमचंद जो है वो कहानीकार है और फिर क्या है? उपन्यासकार है। और यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। ठीक है, सर्वमान्य मत क्या कहता है? सर्वमान्य मत यह कहता है कि प्रेमचंद पहले कहानीकार हैं और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मैंने पहले बताया, इसको आप याद रखोगे कि अगर रामविलास शर्मा के अनुसार पूछे तो सर्वश्रेष्ठ भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगर सर्वमान्य मत अगर पूछे कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार किसे माना जाता है तो वो है जयशंकर प्रसाद। अब बात करूंगा मैं आगे भाषा की, यानी जितने भी काल हुए हैं उनमें भाषा, कौन सी भाषा को प्राथमिकता दी गई है? जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, मध्यकाल है, ज्ञानाश्रय शाखा है, प्रेमाश्रय शाखा है, राम मार्गी शाखा है, कृष्ण मार्गी शाखा है, भारतेंदु काल है, द्विवेदी काल है। इसमें इन सभी कालों में किस भाषा का वर्चस्व रहा है और किसे प्राथमिकता दी गई है, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अपने को इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। देखिए, आदिकाल सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य में आदिकाल। तो आदिकाल की जो भाषा थी वो थी अपभ्रंश। साथियों याद रखना, ऐसे आदिकाल और ऐसे ही अपभ्रंश। उसके बाद है भक्ति काल। भक्ति काल की जो भाषा थी वो थी अवधी, क्योंकि तुलसीदास जी तो अवधी के अंदर लिख रहे थे। तो तुलसीदास जी के साथ जो और भी भक्त कवि हुए हैं उन्होंने भी किसका प्रयोग किया? अवधी भाषा का अधिकतर प्रयोग किया। ठीक है, इसलिए भक्ति काल की जो भाषा थी वो अवधी भाषा मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि भक्ति काल में तो जी जो कृष्ण भक्ति शाखा थी उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। बिल्कुल, कृष्ण भक्ति शाखा में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग माना जाता है वो अवधी भाषा का है। कृष्ण भक्ति में भी अवधी भाषा का प्रयोग आपको मिल जाएगा और राम भक्ति में भी अवधी भाषा का प्रयोग आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए भक्ति काल की जो भाषा सर्वमान्य मानी जाती है वो अवधी भाषा है। ठीक है, रीतिकाल की जो भाषा मानी जाती है वो ब्रज भाषा है। रीतिकाल में जितना भी काव्य लिखा गया है अधिकतर ब्रज भाषा मिलता है, इसलिए ब्रज भाषा की यहाँ प्रधानता रही है रीतिकाल में, जबकि भक्ति काल में प्रधानता किस भाषा की रही है? अवधी भाषा की रही है। ठीक है, अगर आपसे ये दोनों का पूछ ले, मध्यकाल की भाषा यानी हिंदी साहित्य में मध्यकाल की किस भाषा को प्राथमिकता मिली है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा ब्रज भाषा। हिंदी साहित्य में मध्यकाल की भाषा मानी जाती है तो है ब्रज भाषा। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की भाषा मानी जाती है तो अवधी भाषा। हिंदी साहित्य में रीतिकाल की भाषा मानी जाती है तो वो है ब्रज भाषा। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा, क्योंकि भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया था, एक तो निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। अब जो निर्गुण भक्ति थी उसकी दो शाखाएं थी, एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा की भाषा कौन सी पूछ सकते हैं आपसे? ज्ञानाश्रय की शाखा की भाषा कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा ज्ञानाश्रय शाखा की भाषा थी सदुकड़ी। कौन सी भाषा थी? सदुकड़ी भाषा। किसने नाम दिया था? ये शुक्ल ने दिया था। ये भी पूछ सकते हैं ज्ञानाश्रय शाखा की भाषा को सदुकड़ी नाम किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, प्रेमाश्रय शाखा की भाषा थी ठेठ अवधी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि जो प्रेमाश्रय शाखा थी इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, ठीक है, ये लिख रहे थे। वो जो भाषा थी उसमें वो जो अवधि थी वो थी ठेठ अवधि। पर जो तुलसीदास जो लिख रहे थे, राममार्ग की जो शाखा थी वो थी साहित्यिक अवधि। क्या थी? साहित्यिक अवधि। ठीक है, तो राममार्ग की शाखा की भाषा थी साहित्यिक अवधि और प्रेमाश्रय शाखा की अवधि भाषा क्या थी? ठेठ अवधि भाषा।
ठीक है, थोड़ा सा इनमें से डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। कृष्ण मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। कृष्ण मार्गी शाखा की अलग से पूछे तो ब्रज भाषा है। राम मार्गी शाखा की अलग से पूछे तो साहित्यिक अवधि है। अगर भक्ति काल की पूछे तो अवधि भाषा है। अगर मध्य काल की पूछे तो ब्रज भाषा है। ठीक है। भारतेंदु काल, भारतेंदु काल की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। भारतेंदु काल की भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक है। द्विवेदी काल, द्विवेदी काल की भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। उसके बाद अब अगर अपने चलेंगे तो सब में खड़ी बोली ही मानी जाती है, परंतु अगर शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग कहाँ मिलता है, मानक खड़ी बोली का प्रयोग कहाँ मिलता है, अगर ये प्रश्न आता है तो वो है प्रगतिवाद। कहाँ मिलता है? प्रगतिवाद। ठीक है। तो द्विवेदी काल में खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था साथियों, इसलिए द्विवेदी काल की भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी। उसके बाद भी खड़ी बोली, छायावादी युग में भी खड़ी बोली थी, परंतु शुद्ध अगर खड़ी बोली, मानक खड़ी बोली का प्रयोग अगर पूछे तो आपका उत्तर होगा प्रगतिवाद। ठीक है। मानक खड़ी बोली का प्रयोग कहाँ होता है? तो मानक खड़ी बोली का प्रयोग जो हुआ है वो प्रगतिवाद में हुआ है। ठीक। अब सबसे ज्यादा साहित्य किस बोली में लिखा गया है? आपसे अगर बोली पूछे तो है भोजपुरी। अगर आपसे बोली पूछे कि किस बोली में सर्वाधिक साहित्य लिखा गया है तो वह भोजपुरी। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, अगर भाषा की बात आती है तो आपका उत्तर होगा ब्रज भाषा। सबसे ज्यादा साहित्य किस भाषा में लिखा जाता है? ब्रज भाषा में। सबसे ज्यादा साहित्य किस बोली में लिखा गया है? वो है भोजपुरी। ठीक है। आगे बात करेंगे अपने। उसके बाद साहित्य इतिहास लेखन की 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 4 विधियां, यानी 4 प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। ठीक है। उससे पहली जो सिद्धांत है या विधि है वो है वर्णानुक्रम विधि। कौन सी विधि है? वर्णानुक्रम विधि। साथियों 4 प्रकार से साहित्य का इतिहास का लेखन हुआ है। एक वर्णानुक्रम विधि, दूसरी कालानुक्रम विधि, तीसरी है विधेयवादी और चौथी है वैज्ञानिक विधि। ठीक है। 4 विधियां हैं। वर्णानुक्रम विधि जिसको निम्न श्रेणी की माना जाता है। वर्णानुक्रम जैसे वर्ण जो होते हैं ना, अ, ब, स, द, ठीक है ना, इसके अनुसार जो लिखी गई है वो विधि है वर्णानुक्रम विधि। और इसका प्रयोग सबसे पहले किया था गारसाद तासी। किसने किया था? गारसाद तासी। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले अगर विद्वान कोई है तो वो कौन है? गारसाद तासी है। ठीक है। गारसाद तासी ने सबसे पहले वर्णानुक्रम विधि का प्रयोग करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले भारतीय अगर माने जाते हैं तो शिव सिंह सेंगर माने जाते हैं। पहले भारतीय अगर कोई माना जाता है तो शिव सिंह सेंगर माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने भी कौन सी विधि थी? वर्णानुक्रम। अब यहां तक दोनों ही जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले लेखक हुए हैं, दोनों ने ही वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है। परंतु इनके बाद आते हैं गिरियसेन। गिरियसेन ने वर्णानुक्रम पद्धति को छोड़ दिया और कौन सी पद्धति अपना ली? कालानुक्रम पद्धति, यानी काल के अनुसार। ठीक है। काल के अनुसार, जैसे 15वीं शताब्दी का भारत, पुनर्जागरण, ठीक है ना, रीतिकाल, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इन्होंने प्रारंभ कर दिया। चारण काल। ठीक है। तो काल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले विद्वान अगर कोई है तो वो है गिरियसेन। कौन है? गिरियसेन। ठीक है। और दूसरे कौन है? दूसरे है मिश्र बंधु। कालक्रम के अनुसार इतिहास लिखने वाले पहले, याद रखना इस बात को, कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले विद्वान कौन है? गिरियसेन है। दूसरे विद्वान कौन है? मिश्र बिंदु है। वर्णानुक्रम के अनुसार, वर्णानुक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले कवि कौन है? गारसाद तासी। दूसरे कवि कौन है? शिव सिंह सेंगर। वर्णानुक्रम विधि के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले भारतीय विद्वान कौन है? तो शिव सिंह सेंगर। पहले भारतीय विद्वान कौन है? शिव सिंह सेंगर। कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले भारतीय विद्वान कौन है? तो वह मिश्र बंधु। तो वो कौन है? मिश्र बंधु। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनसे, इन सब चीजों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तीसरी विधि आती है विधेयवादी विधि। कौन सी विधि है? विधेयवादी विधि। देखिए, जिस प्रकार वर्णानुक्रम विधि सबसे निम्न श्रेणी की विधि मानी जाती है, उसी प्रकार विधेयवादी विधि जो है वो उच्च श्रेणी की विधि मानी जाती है।
विधेयवादी विधि उच्च श्रेणी की मानी जाती है, वर्णानुक्रम विधि निम्न श्रेणी की मानी जाती है। विधेयवादी पद्धति में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले विद्वान जो थे वो थे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। इन्हें विधेयवादी पद्धति लिखने वाले विद्वान या इतिहासकार माना जाता है। इनका ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। और विधि कौन सी थी? विधेयवादी विधि, जो कि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की। उसके बाद चौथी विधि है वो है वैज्ञानिक विधि। चौथी विधि का नाम क्या है? वैज्ञानिक विधि। किसने लिखी थी? गणपति चंद्र गुप्त। सबसे पहले वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने वाले जो इतिहासकार थे वो थे गणपति चंद्र गुप्त। और ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है साथियों, बहुत सारी चीजें आपकी यहां से मेरे हिसाब से क्लियर हो गई है। अब बात करूंगा मैं विधेयवादी विधि की। विधेयवादी विधि जो थी इसके जनक कौन है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, और विधियों की बात नहीं करेंगे अपने, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ विधि जो मानी जाती है वो विधेयवादी विधि है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि विधेयवादी विधि के जनक कौन थे। तो विधेयवादी विधि के जनक थे फ्रांसीसी विद्वान तैन। कौन थे? फ्रांसीसी विद्वान तैन विधेयवादी विधि के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इस विधि के अंदर 3 तत्वों को प्रधानता है। कितने तत्वों को? 3 को। जाति, वातावरण, क्षण। ठीक है, जाति, वातावरण, क्षण। इसलिए रामचंद्र शुक्ल बार बार कहते हैं कि साहित्य के ऊपर वहां के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वहां की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ोगे रामचंद्र शुक्ल का, तो सबसे पहले जिस भी काल की वो बात करेंगे उससे पहले वहां की जो परिस्थितियां थी, वहां का जो वातावरण था, उसके बारे में वो समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और फिर बताएंगे कि इस परिस्थिति का इन कवियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इन कवियों ने किस किस प्रकार से इन परिस्थितियों के अंतर्गत अपनी कविताएं लिखी, अपना लेखन किया, अपने निबंध लिखे। ठीक है, तो विधेयवादी विधि जो है उसमें 3 तत्व माने जाते हैं, जाति, वातावरण और क्षण। विधेयवादियों का मानना है कि किसी भी देश का साहित्य उस समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियों से निर्मित होता है। यानी किसी भी देश का साहित्य अगर लिखा जाता है तो वह इन सभी तत्वों, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक तत्वों से हमेशा ही प्रभावित होता है। और वहां का साहित्य वातावरण से क्षण भर में प्रभावित हो जाता है। यानी वातावरण है उससे क्षण भर में ही प्रभावित हो जाता है। इसीलिए तो जब छायावादी युग के हो या द्विवेदी युग के जो कवि थे या भारतेंदु युग के जो कवि थे, उनकी जो रचनाएं थी उनमें आक्रोश भरा हुआ है। किसके प्रति? शोषण के प्रति। कौन शोषण कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, इसलिए वहां का जो वातावरण था उससे उनका जो साहित्य था वो प्रभावित था। इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में उनके प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार माने जाते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं आगे दूसरी क्लास लेके और आऊंगा आपके लिए। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। आपका मित्र सुरेश कसवा।